पिछले क्लास में आप लोगों को 6.1 के लिए इंट्रोडक्शन बताए थे। 6.1 के इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको कुछ उदाहरण भी बताए गए होंगे, और तो उसमें उदाहरण और इंट्रोडक्शन को एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि अगर कोई राशि है तो किसी राशि के जो परिमाण में परिवर्तन है उसे हम लोग किसी राशि के जो परिमाण में परिवर्तन आते हैं, परिमाण में परिवर्तन की जो दर है उसे हम लोग dq बाई dp से सूचित करते थे। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर कोई राशि है तो उसके परिमाण कौन कौन से हो सकते हैं। आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि अगर कोई आयत है तो आयत के परिमाप भी एक राशि हो सकती है, उसके क्षेत्रफल भी एक राशि हो सकती है। अगर कोई गोला वगैरह है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपके किसी राशि के परिमाण हो सकते हैं। इसके बाद में उसका वॉल्यूम जो आयतन होते हैं वो भी परिमाण हो सकते हैं। तो किसी भी राशि जो होती है उस राशि के परिमाण में परिवर्तन किस हिसाब से होता है हम लोग उसको निकालने के लिए कोशिश किए थे। इसमें आपको dq बाई dp उसके दर को ज्ञात करने में हम dq बाई dp बताए थे। इसमें आपको बताया गया था कि आपका जो q है वह q राशि की परिमाण होती है और इसमें जो p है p प्राचल होता है। तो ये प्राचल क्या होती है, तो इससे हम लोग डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे तो डिफरेंशिएशन में जैसे हम लोगों को अगर इस तरह का डिफरेंशिएशन करना होता था dx स्क्वायर बाई dx, तब तो हम लोग इसको क्या किया करते थे, इस सूत्र पर ले आकर 2x ला दिया करते थे। लेकिन जब हमें t स्क्वायर या फिर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमें क्या t के सापेक्ष करनी होती थी तो यहाँ पर t प्राचल कहलाता था। जैसे हम आपको नहीं बताए थे कि y बराबर है, अगर दिया है 2t स्क्वायर और x बराबर दिया है कि t स्क्वायर या t क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पर x और y जो होते हैं वे किसी दूसरे राशि पर, किसी एक तीसरे राशि पर निर्भर करते हैं। y भी t पर निर्भर करता है, x भी t पर निर्भर करता है। तो यही जो तीसरी राशि होती थी हमारी प्राचल कहलाता था। तो यही प्राचल यहाँ पर हमने लिखा है, जो यहाँ पर p है वो प्राचल भी होता है, और यह ऐसा प्राचल होता है जो q पर निर्भर करती है। जो हमारी परिमाण q है इस q पर निर्भर करती है। तो इसके बाद में आप लोगों को ये भी बताए थे कि अगर कोई राशि के परिमाण में जो परिवर्तन आते हैं, परिमाण में जो परिवर्तन की दर होती है वह दो तरह से हो सकती है। पहला तो आपके प्राचल के हिसाब से हो सकती है ना, पहला तो प्राचल के हिसाब से हो सकती है। और जो दूसरी आपको बताए थे, दूसरी जो होती है उसके इस जो Q है या फिर इससे रिलेटिव जो चीजें होती हैं इसके परिमाण के अनुसार ही होती है। जैसे आपको उदाहरण देकर हम बताए थे कि अगर कोई वृत्त है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दो तरह से बदल सकती है, एक त्रिज्या के अनुसार और दूसरा समय के अनुसार। तो अगर आपके क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर हम ज्ञात करें, त्रिज्या के सापेक्ष, तो इसके लिए हम लोग dA बाई dr लिखते थे, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष तो r के सापेक्ष हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार आपको पाई आर स्क्वायर बाई dr करते थे, पाई अचर संख्या को बाहर निकाल देते थे, फिर dr स्क्वायर बाई dr करते थे। और चूंकि ये भी r के पदों में और ये भी r के पदों में, इसलिए इसे डायरेक्ट हम क्या करते थे कि n इंटू एक्स के पावर, x के जगह r है ना, n-1 करके 2 पाई r निकाल देते थे। तो ये आपके त्रिज्या के सापेक्ष हो गए। तो परिमाण के अनुसार ये हो गया, परिमाण भी आपका जो r के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दर निकाल रहे हैं, वो भी r के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और दूसरी हो जाती है समय के, है ना, समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर आप जो समय देख रहे हैं यही प्राचल है ना, जो हम समय की बात कर रहे हैं यही समय तो प्राचल है। तो अगर हम इस समय के सापेक्ष डी आई, समय के सापेक्ष इस
वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकाले तो हमें dA/dt निकालना पड़ेगा, क्योंकि समय के सापेक्ष तो समय टाइम यहाँ पर देंगे हम लोग। तो इस दौरान अगर हम लोग क्या करते हैं कि दर निकालने चलेंगे तो ए का सूत्र लिखेंगे पाई r²/dt। तो यहाँ पर पाई का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि अचर संख्या है, तो पाई को हम बाहर निकाल देते हैं और डिफरेंशिएशन r² का। तो यहाँ देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से अगर आप y बराबर 2t² के लिए dy/dt करते समय क्या करते थे, या फिर ठीक है यहाँ पर देखिए, इसको देखते हैं पहले, इसको आप रहने दीजिए नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर पाई और इसको तो सूत्र लगाएंगे क्या है 2 इंटू r⁻²⁻1, लेकिन देखिए ये r है और t है, ये जब दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल dr/dt अंत में हम लोग लिखते हैं। जिस तरह से इसमें देखिए r और r एक जैसे थे, तो फिर यहाँ पर अच्छा यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं कि dr²/dr में यह सूत्र लगाकर फिर आप एक बार और लिखे dr/dr, जी स्पेशल लिखी जाती है इसे dr/dr, लेकिन इसका जो मान एक आता है इसलिए हम इसका जिक्र न करके केवल इतना ही लेके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसके लिए अगर अलग अलग है तो dr/dt लिखेंगे और ये r और t आपस में होगा नहीं डिफरेंशिएशन, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर r के रेस्पेक्ट में होता तो हम कर पाते। तो यहाँ से आपको 2πr आएगा और dr/dt आएगा, तो दोनों में इस तरह से अंतर है आपके। अगर आप परिमाण के अनुसार करेंगे तो फिर ये अंत में स्वतंत्र रूप से बच जाते हैं, लेकिन अगर वहीं आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दर निकालते हैं, तो प्राचल के हिसाब से दर निकालेंगे तो अंत में एक प्राचल वाला जो पद है डिफरेंशिएट के रूप में यहाँ पर dr/dt बच जाती है। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपके क्वेश्चन देखिए क्या दिया है प्रश्नावली 6.1 से। तो प्रश्नावली 6.1 में आपके कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, वो भी यहाँ पर ध्यान देनी है त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, त्रिज्या के सापेक्ष, जबकि त्रिज्या दो कंडीशन में दी गई है। एक बार में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो और दूसरी क्वेश्चन कह रहा है कि अगली बार में त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो। तो जब हल करेंगे तो बड़ी आराम से देखिएगा। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आराम से आप वृत्त के क्षेत्रफल लिख दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr²। अब यहां से क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हमें परिवर्तन की दर चाहिए, मतलब क्या, हमें dA चाहिए, है ना, dA चाहिए और किसके रेस्पेक्ट में, तो r के रेस्पेक्ट में, तो बटा में आप dr लिखेंगे। तो ये अगर इस साइड में dA/dr लिखेंगे तो इस साइड में आप dπr² बटा इस साइड में dr लिखेंगे। यहाँ पर अब डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पाई अचर संख्या है तो पाई को बाहर ले लीजिए और यहाँ से dr² बटा dr करेंगे तो ये पाई हो जाएंगे। और भाई x के पावर n जैसे हैं तो n इंटू x के पावर n-1। तो इस प्रकार इसको 2 को पहले ला देते हैं, पाई यहाँ पर हो गई और r के पावर 2 में से घटेगा तो r। तो dA/dr जो है, जो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है, ये 2πr रही। तो आपके साथ एक कंडीशन दे रखा है, नंबर ए दे रखा है कि जब r की वैल्यू 3 हो, है ना, जब r = 3 सेंटीमीटर तब आप dA/dr निकालिए। तो सिंपल बात है, dA/dr लिखकर और यहाँ पर r = 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, ये वाला पद लिखे और लास्ट में जो आप 2πr खोज निकाले हैं तो इसको 2π लिख दीजिए और यहाँ पर जो r है वह r की जगह तो हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ से आपको आ गया 3 दूनी 6 पाई। तो केवल यहाँ तक हम लोग 6 पाई निकाल लिए। फिर इसके बाद में आपको मात्रक भी इसको लिखना होगा कि तब ना पता चलेगा कि कौन सी राशि किसके रेस्पेक्ट में आपके परिवर्तन की दर निकाली जा रही है, किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर निकाली जा रही है। तो मात्रक के लिए जो क्षेत्रफल होते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक चूंकि सेंटीमीटर में त्रिज्या लिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर बाटा में r है, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या एक लंबाई है ना,
या फिर दूरी है, तो त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर और दोनों के बीच में बाटा है, तो बीच में ऐसे बाटा का चिन्ह दे दीजिए, प्रति का चिन्ह दे दीजिए। और आपको समझाए भी थे, इसका तात्पर्य यही है dA/dr और r बराबर 3 सेंटीमीटर रहने पर इसका तात्पर्य है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में परिवर्तन करने पर जो वृत्त की क्षेत्रफल है उसमें 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की परिवर्तन हो जाती है। तो सेकेंड कंडीशन अब निकालिए, यहां से ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। नंबर बी, r बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो फिर से आप dA/dr निकालिए। तो dA/dr कब, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर, तो फिर इसमें dA/dr का मान इतना आया है, तो आप 2 पाई लिख देंगे और r के जगह आप 4 डालेंगे, तो इस प्रकार से 8 पाई और क्षेत्रफल के मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड नंबर, बी नंबर का आंसर है। तो इस तरह से बहुत इजी है, आप बना सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक घन की जो आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ ध्यान दीजिए, जो घन की आयतन दी गई है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका अर्थ है कि जो घन की आयतन की परिवर्तन की जो दर है वो आपके टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के सापेक्ष हो रही है, तब तो यहाँ प्रति में सेकंड दिया है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप सीधे सीधे प्रारंभ से ही पकड़ना शुरू कर दीजिए कि कैसे दिया गया है। आप ये पकड़ लेते हैं कि क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करनी है, तो आपको निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये आप तय कीजिए कि हमें क्या मालूम है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको दी गई है कि घन के जो आयतन है वो परिवर्तन की जो दर है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका अर्थ है कि अगर आयतन भी होगा घन का तो ये dV/dt का मान दिया है। चूंकि यहाँ पर t होगा तब तो यहाँ सेकेंड आएगी ना। हम सेकेंड देखते ही समझ गए कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में आपके परिवर्तन की दर दी गई है। तो dV/dt का मान आपको दे दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर आगे कह रहा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह किस दर से बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर तय करेंगे कि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका एस हो जाए, ठीक, या फिर ए हो जाए, एस हो जाए, तो एस की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। हम लोग सोचेंगे क्या एस को किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे या किसके सापेक्ष ये दर पूछ रहा है। तो चूंकि ये टी के सापेक्ष है तो ये भी टी के सापेक्ष है। इसका अर्थ है कि ds/dt पूछ रहा है। बहुत सिंपल बात है। अब सबसे पहले ये पकड़ लीजिए कि दिया क्या गया है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दी गई है dV/dt का मान, चूंकि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, सेकेंड के कारण हम समझ गए कि टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो इसका अर्थ है कि जो आपको क्षेत्रफल की जो दर पूछेगी वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही आपको बताना होगा। तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, मान लिया कि यह घन है, इसकी किसी एक भुजा x है। घन की तो सभी भुजाएं बराबर बराबर होती है, तो लिख लेते हैं कि मान लिया घन की भुजा या किनारा एक ही बात है ना, x है। तो फिर आयतन जो होगी आपकी v बराबर भुजा क्यूब होती है तो x क्यूब हो जाएगी। बढ़िया बात है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमें, आप सोच रहे हैं कि सर आयतन dV/dt दिया है, हमें ds/dt चाहिए, तो आप आप v का डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे। अच्छा, जानते हैं आपको जब तक से इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो इसको बनाते समय आप बीच में जाके उलझ जाएंगे। जैसे देखिए, हम सबसे पहले जो ढूंढना है उसी को निकाल रहे हैं। तो घन का अगर आप क्षेत्रफल हम आपके लिए बात करें तो इस बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6x²। तो आपको अगर ds/dt चाहिए तो t के रिस्पेक्ट में इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो 6 का तो होगा नहीं, इसका जब होने लगेगा dx² dt
तो इस तरह से ये n इंटू एक्स के पावर n-1, और चूंकि x और t अलग अलग है तो एक बार इसके लिए dx/dt तो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से 6 दूनी 12x dx/dt। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर ds/dt का जो मान है वह 12x dx/dt। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 12 दी गई है, हम तो x की वैल्यू यहाँ 12 रख लेंगे, तो मान लेते 144 dx/dt आ जाएगा, नहीं रख लेंगे तो आएगा, बोलिए। तो आप 144 dx/dt, यहाँ पर हमारे dx/dt जो है वो आकर रुक जाती है, बीच में उलझा देता है इस क्वेश्चन को। तो आपको dx/dt का मान चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं दिया है। और हाँ, dx/dt आपको ये आयतन से मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप इसका भी डिफरेंशिएशन किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो हमें आंसर तक पहुंचाएगा, जो इसमें अधूरी राशि रह जाती है उसका मान हमें देगा। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dv/dt। तो ये आपका dx³/dt हो जाएगा। इसका तो वैल्यू हम जानते हैं 8, इसके नीचे लिख दीजिए 8, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स के पावर n-1, और देखिए x t अलग अलग है तो इसके लिए dx/dt हो जाएगी। तो यह 8 है, 3x² आएगा, बाटा में ला दीजिए। अब ये आपका dx/dt आया, यही मान वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए 12x गुना dx/dt का मान क्या निकाले हैं फर्स्ट में, 3/8x²। तो यहाँ से x कट जाएगा, और ये 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो आपका 9/2x है ना, ये ds/dt का माना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ds/dt तब ज्ञात कीजिए जब कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर, माने x = 12। तो आप रख दीजिए ds/dt और x के जगह 12 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 9/2 गुना 12, तो 3 का 9 और 3 चौका 12। इस तरह से आपको आ जाएंगे 3/8, और मात्रक लिखिए, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर² और प्रति समय का मात्रक सेकंड। तो इस तरह से यही आपका आंसर है, बहुत इजी है। आप सबसे पहले पकड़िए कि दिया क्या गया है, आयतन दिया है और किसके साथ एक डिफरेंशिएट करके दिया है। तो चूंकि यहाँ पर s सेकंड है, इसका अर्थ है कि टाइम के रेस्पेक्ट में किया गया है, तो 8 सेंटीमीटर³ प्रति सेकंड लिख दिए dv/dt। तो जब आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर पूछेगा तो आप ये समझ जाइए कि वो क्षेत्रफल परिवर्तन की दर भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही होगी। तो आपको ds/dt निकालनी है, बस इस आधार पर इसका भी एक बार सूत्र लिख के डिफरेंशिएट कीजिए, और इसका भी ds का भी सूत्र लिखकर डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए दोनों जगह किए हुए, और फिर लास्ट में आप मान रखते जाइए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम उदाहरण, जब आपको 6.1 के लिए इंट्रोडक्शन बताए जा रहे थे उसी समय हम लोग दूसरा उदाहरण लेकर बना दिए थे। तो आप इंट्रोडक्शन वाले जो 6.1 का जो पहला वीडियो है आप उसे देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगी। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक घन की किनारा 3 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक जो घन है, अबरी बार जो घन की किनारा है अर्थात जो भुजा है वो भुजा ही बढ़ रही है, माने भुजा के ही परिवर्तन की दर आपको दिया हुआ है। तो यदि हम भुजा को x मान लेते हैं कि मान लिया घन की भुजा x, तो इसका अर्थ है कि कह रहा है कि घन की किनारा 3 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। मतलब क्या कि किनारा मतलब भुजा ही परिवर्तित हो रही है dx, और किसके रेस्पेक्ट में, चूंकि यहाँ पर सेकंड दिया गया है मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt का मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर/सेकंड। अब क्वेश्चन पढ़कर सबसे पहले तय कर लीजिए कि क्या इसमें दिया गया है। अगर हम उसको तय कर लेते हैं और फिर क्या निकालना है ये भी तय कर लीजिए, तो फिर आप आराम से बना पाएंगे। फिर कह रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि घन की आयतन की परिवर्तन की दर पूछ रहा है। मतलब क्या, अगर आयतन v होगा
तो ये कह रहा है कि आप dv/dt का मान दीजिए है, और एक कंडीशन भी आपके साथ जोड़ दिया है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि घन की भुजा के लिए तो कोई अलग से सूत्र नहीं होता है, होती है क्या, x माने तो x ही होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में आयतन के लिए सूत्र होता था, तो आयतन को लिख कर फिर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे। लेकिन यहाँ पर dx/dt x का कोई अलग सा सूत्र नहीं होता है, सीधे सीधे dx/dt दे चुका है। तो अब आप आयतन लिखिए। अब देखिए ना, क्वेश्चन लिखने के बाद में जो निकालना है पहले आप उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगर आप बीच में फंस जाते हैं ना, तो जो दिया है वही आपकी हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पर घन की आयतन हम लोग लिखेंगे। घन की आयतन की जो सूत्र तो आप लोग को पता होगा, x³ मतलब भुजा की होती है। तो अब हमें dv/dt चाहिए। इसका अर्थ है कि इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो टाइम के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इस क्यूब के लिए तो ठीक है, x के पावर n-1, लेकिन xt ये अलग अलग है ना, तो इसके लिए तो dx/dt लिखते हैं। तो आपको मिल गया 3x²। अच्छा, dx/dt का मान हमें पता है 3, तो रख दे क्या 3। तो इस प्रकार आपको 6x² dv/dt का मान आया। तो हमें क्या चाहिए ना कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार से dv/dt में 6x² है, तो x की वैल्यू दी गई है एक विशेष कंडीशन लगाकर, और वो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर dv यहाँ लिख देंगे कि जब, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = 10 सेंटीमीटर। तो फिर आपको dv/dt जब निकालनी होगी तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि x बराबर 10 सेंटीमीटर। और इस जो आप निकाल पाए हैं इसमें हम क्या करेंगे कि x की जगह क्या करेंगे कि 10 रख देंगे। तो आपको इस प्रकार से आ जाएंगे 10² ना, अच्छी बात है, 10² कर देंगे। यहाँ गुना करने में गलती थी, 3 का 9 होगी ना, और ये 10² करेंगे तो 9 × 100 तो 900। तो इस प्रकार आपको dv/dt का मान आया कितना, 900। और आप मात्रक भी साथ में लिखिए, मात्रक तो आनी चाहिए आपको लिखना। इस आयतन का मात्रक चूंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, और समय का मात्रक सेकंड। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, आप इसमें पकड़िए, पहले क्वेश्चन समझिए क्या दिया और क्या निकालना है, फिर आपसे सॉल्व करना आसान हो जाएगी। तो नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक स्थिर झील है, उस स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, बढ़िया है, और उस पत्थर डालने के कारण उसमें तरंग उत्पन्न होती है, और जो तरंगे हैं वो वृत्त के रूप में आगे बढ़ती है। जैसे प्रारंभ में इतनी होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप तो प्रैक्टिकली देखे होंगे कैसे तरंग बढ़ती है। तो बिल्कुल ये तरंग के रूप में गति कर रही है, और इसके गति करने की जो दर है वो 5 सेंटीमीटर/सेकंड। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि शुरू में इसकी इतनी, मतलब क्या, इतनी त्रिज्या होगी, कुछ सेकंड के बाद इतना त्रिज्या हो गया, कुछ सेकंड के बाद इतना, मैंने ऐसे ये बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ते जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि इसका दूरी बढ़ते जा रहा है, तरंग जाने का मतलब इसकी त्रिज्या बढ़ रही है, और त्रिज्या परिवर्तन की दर दी गई है। तो अगर हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे कि dr, और किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, dr/dt का मान दी गई है 5 सेंटीमीटर/सेकंड। आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे कि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर दी गई है, कि परिमाप परिवर्तन की दर दी गई है, कि त्रिज्या परिवर्तन की दर दी गई है। आप नॉर्मली सोचिए कि अगर किसी तरंग, कोई तरंग अगर आगे की तरफ बढ़ता है तो आगे की तरफ बढ़ने के क्रम में उसकी त्रिज्या ही बढ़ती जा रही है। तो फिर इसका अर्थ है कि त्रिज्या के परिवर्तन की दर दिया है। और दूसरी पहचानने की सबसे बेहतर तरीका है, इसके मात्रक को आप देखिए, यहाँ पर मात्रक दिया है 5 सेंटीमीटर/सेकंड। हम लोग जानते हैं कि इस वृत्त में क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर² में आता है, त्रिज्या ही तो सेंटीमीटर में होती है। इसका अर्थ है कि त्रिज्या ही परिवर्तन हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे पकड़ पाएंगे। फिर कह रहा है कि तो जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी, कंडीशन दे दी गई है, जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। इस वृत्त के क्षेत्रफल पूछ रहा है कि किस दर से बढ़ रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि
वृत्त के क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल आपकी क्या a बराबर पाई आर स्क्वायर होती है। तो फिर हमें डी ए बाई डी टी चाहिए। यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है कि डी ए बाई डी टी हमें निकाल कर देनी है। तो डी ए बाई डी टी अगर निकालेंगे तो पाई का तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं आर स्क्वायर का। तो फिर अगर इसे आप निकालेंगे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। देखिए आर और टी अलग अलग है, तो फिर डी आर बाई डी टी तो लेंगे ऐसा। तो डी ए बाई डी टी का मान आया कितना, तो 2 पाई आर है ना जी, 2 पाई और ये घटेगा पावर तो एक एक लिख देंगे, और डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी का मान भाई दे रखा है, तो अब डी आर बाई डी टी से आप निकाल लीजिए। यहाँ पर मान रखिए तो 5। तो इस प्रकार से आपको आ गया 10 पाई आर डी ए बाई डी टी। तो फिर आपको आर का भी वैल्यू दिया हुआ, आर का मान कितना 8 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए कि जब आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो डी ए बाई डी टी का मान क्या होगा। इसमें जहां आर है वहां आपको क्या लिखना होगा 8, तो 10 पाई और गुना में 8। तो इस प्रकार 80 पाई, और अब मात्रक को लिख दें। मात्रक क्या होगी, क्षेत्रफल की मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का मात्रक सेकंड। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ, नोट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ेंगे तो आप इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है ना वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है डी आर, और किसके सापेक्ष, चूंकि सेकंड है तो टी के सापेक्ष कितनी है, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें आगे कह रहा है तो इसकी परिधि जो है, जो इसकी परिमाप है, वो वृद्धि की दर क्या होगी जब आर की वैल्यू दे दी गई है 4.9 सेंटीमीटर। मतलब क्या, आपसे परिधि है ना बाई डी टी, मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये है तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में होगी, यही आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप तो जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि सी के लिए सूत्र 2 पाई आर होती है, तो हमें डी सी बाई डी टी चाहिए। तो फिर इधर से 2 पाई का तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, डी आर बाई डी टी लिख दीजिए। तो यहाँ से आपको 2 पाई और डी आर बाई डी टी का मान दिया हुआ है ऑलरेडी 0.7। तो आप गुना करेंगे तो 1.4 पाई डी सी बाई डी टी। अब यहाँ पर आपको दिया है आर इक्वल टू कितना 4.9, तो इसमें कोई आर है ही नहीं, तो फिर मान कहाँ रखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर 4.9 लिखिए या कितना भी सेंटीमीटर लिखेंगे, इसमें आर की वैल्यू है ही नहीं, तो इतना ही रह जाएगा आंसर। और मात्रक लिख दीजिए परिधि का सेंटीमीटर और समय का सेकंड। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे, नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उस क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग स्वयं से कीजिएगा और आपसे हो भी जाएंगे। यदि नहीं होते हैं तो एक बार फिर से 6.1 के लिए जो पहला वीडियो इंट्रोडक्शन के रूप में दिए हैं, आप उसे एक बार फिर से जाकर देखिए, बढ़िया से देखिए। उसमें एक उदाहरण लिए हैं और उदाहरण बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, उसमें थोड़ी सा भी चेंज नहीं किया गया है। तो आप लोग उसे स्वयं कीजिए, अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखिए क्या दिया है। इसमें दिया गया है कि एक गुब्बारा है जिसमें हम पंप से हवा डाल डाल कर फुला रहे हैं, ठीक है। तो गुब्बारे में जब पंप से हवा डाल डाल कर फुलाया जाता है तो एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड भर जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, गुब्बारे में हम मतलब जब हवा डालकर फुलाया जाता है तो एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब बदल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये परिवर्तन की दर दिया है। तो किस राशि की परिवर्तन की दर है, ये क्या क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर है या आयतन की परिवर्तन की दर है या त्रिज्या की परिवर्तन की दर है। तो इसके लिए आप पहचानने के लिए मात्रक के पास पहुंचिए, क्योंकि मात्रक सेंटीमीटर क्यूब में है तो जाहिर सी बात है कि आयतन का ही मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है। इससे पता चलती है कि ये dv बाई dt दिया हुआ है।
बिल्कुल आप यहाँ से पढ़कर पता लगा सकते हैं कि किस चीज की परिवर्तन दी गई है। इसके मात्रा को पकड़िए, चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो किसी आयतन का ही मात्रा क्यूब होता है। तो इसका अर्थ है कि ये आयतन के परिवर्तन की दर के लिए बात कर रहा है। तो फिर आगे जाकर कह रहा है कि त्रिज्या परिवर्तन की दर बताइए, और कंडीशन डाल दिया है जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको दिया गया है, अच्छी बात है, हम लिख देते हैं। तो अब आपको कह रहा है कि त्रिज्या परिवर्तन की दर बताइए, मतलब क्या, dr/dt बराबर व्हाट, त्रिज्या परिवर्तन चाहिए ना। तो वो भी चूंकि ये टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये भी टाइम के सापेक्ष ही होगी। तो अब बताइए हमें dr/dt का मान कौन देगा, ये देगा। तो लिख दीजिए गुब्बारा का आयतन, गुब्बारा का आयतन क्या लिखें, गुब्बारा कौन सी आकृति में होती है, गुब्बारा गेंद जैसी गोलाकार आकृति में बढ़ती है, अर्थात ये तो गोला हुआ ना, तो गोला का आयतन लिखिए 4/3πr³। तो हमें dv/dt चाहिए, तो dv/dt करेंगे तो 4/3 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, पाई का भी नहीं होगा, डिफरेंशिएशन होगी r³ की, वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 4/3 और इसका तो n इंटू एक्स के पावर n-1 और RT अलग अलग है, तो dr/dt 3 से गायब हो जाएंगे। 4 ये तो r² बचेगा, dr/dt, हाँ भाई dv/dt का मान ऑलरेडी 900 जानते हैं, इसके नीचे 900 लिख दीजिए। हाँ तो 900, हमें dr/dt का मान चाहिए, तो सबको बटा में लेकर आइए, 900/4πr² dr/dt। आपको कटने लायक है तो कटा दीजिए, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 1 0, 4 दूनी का 8 और 2 0, 4 5 20। मतलब आपको मिल गया dr/dt का मान 225/पाई। अब विशेष कंडीशन दिया है कि जब r का मान πr² ना, πr², r की वैल्यू जब 15 हो तो r बराबर 15 सेंटीमीटर, जब r बराबर, तो निकाल दीजिए dr/dt, r इक्वल टू कितना लिख दें 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 225 पाई और r की जगह लिख दीजिए 15, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार, तो 15 15 225 और फिर 15 से 15 कट जाएगा। मतलब क्या, आपको dr/dt का मान मिल गया 1/पाई। मात्रक लिख दीजिए, त्रिज्या की मात्रक सेंटीमीटर और टाइम की मात्रक सेकंड। तो यही आपका आंसर हो। बहुत इजी रहा आपका क्वेश्चन, सब इसमें का इजी है, आप देख लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। अगर मान लेते हैं ये दीवार है, तो इस पर ये सीढ़ी को हम झुका दिए। इस सीढ़ी की लंबाई फिक्स करके दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, जो सीढ़ी के नीचे का जो हिस्सा है, ये जमीन के अनुदेश दीवार से दूर है ना। अगर ये दीवार है तो इस दीवार से इस साइड में दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब क्या कि 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर की दर से इधर खींचा जाता है। सीढ़ी को हम इधर खींच रहे हैं, तो अगर आप सीढ़ी को इस साइड में खींचेंगे, दूर खींचेंगे दीवार से, तो जो इसके ऊपरी हिस्सा है वो नीचे की ओर भी खिसकने लगेगा, ये नीचे की ओर आने लगेगा। ठीक है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जो नीचे की ओर ये आ रहे हैं, तो किस दर से आ रहे हैं, आपको ये बतानी है। तो और विशेष कंडीशन में दिया है कि जबकि सीढ़ी नीचे की सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो। तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि यह नीचे की दूरी x है और ये ऊंचाई y है। मान लिया सीढ़ी दीवार से है ना x दूरी पर नीचे की ओर x दूरी पर तथा दीवार पर y ऊंचाई तक है, y ऊंचाई तक है। कहने का मेरा तात्पर्य ये x हो गई और ये y हो गया। तो चूंकि इधर जो खिसक रहा है
वह 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खिसक रही है। यहाँ डी जब 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खिसक रही है, इसका अर्थ है कि ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये कुछ और नहीं बल्कि dx/dt का वैल्यू दी गई है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि सीढ़ी पर किस दर से नीचे खिसकेगा, मतलब dy/dt निकाल कर आप बताइए। अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें आगे कंडीशन दिया है कि जब सीढ़ी नीचे की सिरा, सीढ़ी के जो दीवार से नीचे की जो सिरा है वो 4 मीटर की दूरी पर हो। एक काम करते हैं, आप जरा सोचिए कि मान लेते हैं खिसक के ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर सीढ़ी हमारी, और यह दूरी 4 सेंटीमीटर हो गया है, तो ये तो x की वैल्यू हो गई उस कंडीशन में जब परिवर्तन हो रही थी, हो गई है, फाइनली लास्ट तक हो गया है, ठीक। और ये y होगा और ये 5 होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपसे y ढूंढने के लिए कहा जाए तो आप सूत्र लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इस तरह से 25 माइनस 4 का 16 y स्क्वायर रूट अंडर 9 हो जाएगा y बराबर, तो y की वैल्यू 3। इस कंडीशन में y की वैल्यू 3 रहेगी और x की वैल्यू तो 4 हमें सबसे लास्ट वाली कंडीशन के लिए बात करें ये आएगा। अब देखिए हमें dy/dt चाहिए, अच्छी बात है। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच संबंध हम लोग देखते हैं। इस 5 मीटर y और x के बीच आप पढ़े हैं क्या, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, इससे ये तीनों का संबंध मिल जाएगा। तो डायरेक्ट कीजिए ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर लंब y स्क्वायर और आधार x स्क्वायर। एक काम करते हैं हमें dy/dt चाहिए, तो t के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 25 आ जाएगा dt dy स्क्वायर और बटा में dt प्लस dx स्क्वायर बटा में dt, इसका तो 0 आएगा, ये n इंटू एक्स के पावर n-1, चूंकि y t अलग अलग है तो dy/dt एक स्पेशल लिखेंगे, ये भी n इंटू एक्स के पावर n-1 और dx/dt एक स्पेशल लिखेंगे क्योंकि x t अलग अलग है। तो इस प्रकार से आपको मिल गया 2y dy/dt प्लस 2x dx/dt। हमें dy/dt का मान चाहिए तो इसको इधर लेकर आइए, -2x। अच्छा ये काम कर दे क्या हम, dx/dt की वैल्यू कितना हमें मालूम है 2, यहीं पर आप 2 रख दीजिए, ठीक है, यहाँ 2 का मान, तो ये 2 दूनी 4x को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएंगे बराबर 2y dy/dt, इसको बाटा में लाइए कितना होगा 2 दूनी का 4, तो dy/dt का मान मिल गया आपको -2x/y। हाँ तो अब x की वैल्यू कब, जब 4 तो y की वैल्यू 3, दोनों को रख दीजिए तो आप dy/dt का मान कब, जब x बराबर 4 सेंटीमीटर और y बराबर 3 सेंटीमीटर, तो -2 गुना 4/3 -8/3, और आपका देखेंगे अंत में आप सीधे सीधे लिख देंगे कि जो दीवार पर यहाँ माइनस चिन्ह पता चल रहा है, माइनस से कि ऊंचाई घट रही है, आपको बताए हैं जब कोई घटेगी तो माइनस में और बढ़ेगी तो प्लस में दी जाती है। तो लिख दीजिए दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से घटेगी भाई, तो 8/3 मात्रक दीजिए y क्या है, ये ऊंचाई है तो नहीं मीटर में ना, ये मीटर है, ये सब ये मीटर में होगा, 4 मीटर दिया है, ये भी मीटर दिया, तो 8 मीटर और समय का मात्रक सेकंड 8/3 मीटर पर सेकंड घटेगा। यही आंसर होगा आपका, निगेटिव चिन्ह नहीं आंसर में देगा क्योंकि निगेटिव चिन्ह से पता चल रहा है कि घट रहा है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक कण है, वह वक्र की समीकरण दी गई है कि 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। अब जरा सोचिए, इसका कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं इस तरह का एक वक्र है, ठीक है, इस वक्र में कोई कण इस वक्र पर गति कर रहा है ऐसे,
ठीक, ऐसे ऐसे गति कर रहा है। तो जब ये गति कर रहा है तो कह रहा है कि गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, शुरू शुरू में ये आपका वक्र हो गया, वक्र का समीकरण दे दिया गया 6y बराबर x³ प्लस 2। अब क्या है कि इस पर वो गति कर रहा है तो कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि x और y दोनों निर्देशांक हमेशा बदलते जा रहे हैं। प्रारंभ में मान लेते हैं कि x यहाँ था, यहाँ इस बिंदु पर y यहाँ था, फिर कण यहाँ से चलकर जब यहाँ आया तो देखिए x यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, फिर कण जब चलकर यहाँ से यहाँ आया तो x निर्देशांक बदल कर यहाँ आ गई और y यहाँ आ गया। अब इस समय देखेंगे कि इस वक्र में x की भी वैल्यू बदलती जा रही है। देखिए इस कण पर x यहाँ, y यहाँ, जब कण यहाँ पहुंचा तो x पकड़ गया, ये यहाँ हो गया और y यहाँ हो गया। जब यहाँ कण पहुंच गई तो x यहाँ आ गया और y यहाँ आ गया। इसका अर्थ है कि जो रास्ता है उस रास्ते में x और y दोनों की वैल्यू बदल रही है। तो कह रहा है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना बदले। इसका कहने का अर्थ है आपको दिया गया है कि x निर्देशांक भी बदल रही है और y निर्देशांक भी। तो y निर्देशांक के परिवर्तन को dy और x निर्देशांक के परिवर्तन को dx, है ना। आपको तो पढ़े डिफरेंशिएशन में कि परिवर्तन को dy और dx से दिखाते हैं। और चूंकि y निर्देशांक x से 8 गुना बढ़ रहा है, माने 8 ज्यादा, तो अगर हम 8 से गुना करेंगे तो क्या जो y में परिवर्तन है वह x में परिवर्तन के 8 गुना का अगर कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाए। तो इस प्रकार आपको dy/dx की वैल्यू मिल गई 8। तो कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि x यहाँ से मात्र यहाँ गया, इतनी दूर परिवर्तन हुई, तो y देखिए यहाँ से लेकर यहाँ परिवर्तन हो गया, माने x में कम परिवर्तन हो रहा है तो y में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। वही तो कह रहा है कि y का जो परिवर्तन है वह x में परिवर्तन का 8 गुना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 गुना परिवर्तन होगा, तो आप इस बिंदु का मान बताइए, निर्देशांक बताइए। तो बिंदु के निर्देशांक तो आपको पता है कि इस तरह से एक्स वाई के पदों में हम लोग बिंदु का निर्देशांक देते हैं। नहीं, आप लोग ग्राफ जब पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे 1 2 3 1, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है तो हम लोग एक्स पर पकड़ के आते हैं 2, फिर वाई पर पकड़ के जाते हैं 1, यही ना निर्देशांक होती है। तो उसी तरह से ये बिंदु जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ये दोनों निर्देशांक देगा। इसका अर्थ है कि हमें एक्स वाई ढूंढनी है। तो चलिए इस पथ किस पथ पर गति कर रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए पथ क्या दिया गया है भाई, पथ की समीकरण। तो पथ की समीकरण है 6y बराबर x³ प्लस 2। आप दोनों डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर तो आपको 6 dy/dx, ये देखिए x³ बटा dx प्लस d2/dx। तो आपको dy/dx की तो वैल्यू दे चुका है, कितनी दिया है भाई, dy/dx की वैल्यू 8, और बराबर में ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 0। ये 3 को बटा मिलाइए तो 6 गुना 8 बटा 3 बराबर x², तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार x² की वैल्यू मिल गई 16, तो x इक्वल टू √16 बराबर प्लस माइनस है। तो x की वैल्यू निकल गई भाई। आपको y का मान देना है, तो y का भी मान निकालेंगे तब ना x y के पदों में निर्देशांक होती है। तो यहाँ से y की मान निकलेगी फर्स्ट से क्या, अच्छा दो बारी x का मान रखेंगे, एक बार +4 एक बार -4। तो लिख दीजिए ना फर्स्ट से, फर्स्ट में है 6y बराबर x³ प्लस 2। आप दोनों कंडीशन में लिखिए, जब x इक्वल टू +4 और जब x इक्वल टू -4, दोनों पर y की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, है ना। तो एक बार हम x के जगह +4 लिखते हैं तो आपको मिल जाएगा 64 प्लस 2, तो y इक्वल टू 66 बटा 2 11। और एक बार हम x के जगह -4 लिखेंगे, 6y बराबर -4 के क्यूब प्लस 2,
तो -64+2, तो y बराबर -62/6, ये 3, ये 31, -31/3। तो इस प्रकार आपको दो बिंदु मिल गए। अतः कौन कौन से बिंदु भाई? बिंदु एक्स वाई के पदों में होती है ना, तो जब x = 4 तो y = 11, तथा जब x = -4 तो x की जगह -4, y की जगह इतना दे दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी रहा क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन करे आप क्वेश्चन को समझिए और उसे आप रियलाइज सबसे पहले कीजिए, किस तरह से महसूस कीजिए, इसके बाद में बनाइए। तो नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि हवा का एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या भाई 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो इसमें आविष्कार थे कि dr/dt दिया हुआ है, नहीं क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कह रहे हैं कि हवा की बुलबुले का जो आयतन है वो किस दर से बढ़ेगा। तो हवा की बुलबुला किस रूप में होगा, वृत्त या गोला? तो आप जरा सोचिए ना, हवा की बुलबुला एक 3D आकृति है, वो बिल्कुल एक गेंद जैसी है, तो यह तो गोला ही हो सकता है। तो फिर गोले का आयतन लिखेंगे। वैसे भी वृत्त का तो आयतन होता नहीं है, 2D आकृतियों का आयतन होता भी नहीं है। तो लिख दीजिए ना आप बुलबुले, ये पहचानना बड़ी इजी है। बुलबुले की आयतन की, बुलबुला गोला होगा या फिर क्या। अब देखिए हमें डीवी बाई क्या चाहिए, dt चाहिए। चूंकि टाइम के रेस्पेक्ट में है तो ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। तो 4/3 पाई तो हटा दीजिए, r3/dt। तो फिर अगर आप इसको हल करेंगे तो 4/3 पाई n इंटू एक्स के पावर n-1, मतलब 3 कट जाएगा, तो 4 पाई r²। ये dv/dt का मान आया। अब दिया है कंडीशन, और जी एक हम ये भी लिखेंगे ना dr/dt। तो dr/dt का मान दिया है 1/2, तो रख दीजिए 1/2। तो फिर आप इसको क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे 2 बार में। तो dv/dt का मान मिल गया 8 पाई r², 8 पाई r², 2 पाई r², 2 पाई r²। अब इसमें आपको r का मान दिया गया है। हवा के बुलबुले इतने सेंटीमीटर पर दर से बढ़ रहे हैं, तो r का मान छूट क्या गया है। क्वेश्चन जरा आपसे देखिए, तो r का मान यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़े दिया गया है कि जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, तो लिख दीजिए जब r बराबर 1 सेंटीमीटर, तो बोलिए dv/dt का मान कितना होगा, 2 पाई, और बार की जगह ये स्क्वायर है तो डुअल, तो 2 पाई। मतलब क्या, dv/dt का फाइनली आंसर लिख दीजिए 2 पाई, आयतन का सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो, और समय का सेकंड। यही आपका आंसर हुआ। तो आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसमें जो 13 है वह क्वेश्चन में एक गुब्बारा है जो हमेशा गोलाकार रह रहा है, उसका परिवर्तनशील व्यास है। इस गुब्बारे जब गोल रह रहा है तो इस गुब्बारा का जो व्यास डी है वही हमेशा बदल रहे हैं। अच्छी बात है। तो कह रहे परिवर्तनशील व्यास जो है वह 3/2 2x + 1 रह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि x के सापेक्ष आप आयतन परिवर्तन की दर निकालिए। तो आपको d अगर दिया है तो आप r का मान यहीं से निकाल लेंगे। तो r का मान व्यास बटा 2 होता है, तो पहले से इतना है और इसके बाटा में पहले से ये 2 है, एक और 2 दे देंगे, माने इतना इसका त्रिज्या हो जाएगी। तो आपसे गुब्बारा का आयतन जो है, गुब्बारा का जो आयतन है वह v बराबर होगा 4/3 पाई r³। तो फिर r का मान हमें कितना निकलेगा, r का मान दिया गया है तो फिर मान रखिए, तो 4/3 पाई, r की जगह हम इतना रख देंगे 3 2x + 1/4 के पावर क्यूब है, तो क्यूब r का मान रख दिए। तो 4/3 पाई, अच्छा क्यूब करेंगे तो ये कितना होगा, 3 का 9 या 27/64
2x प्लस 1 के क्यूब। भाई ये जो क्यूब है वह सबके लिए है, तो फिर 3 का भी क्यूब करेंगे, 4 का भी क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका तो लिखिए दी, अगर कट जाए 3 नवा और ये आपका कट जाए 8 टाइम 64 नहीं 16 का 64, तो इस प्रकार आपको मिल गया 9 पाई बटा 16 2x प्लस 1 क्यूब। ये तो भी का मान मिल गया। तो कह रहे हैं कि आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, x के। इसका अर्थ है कि हमें dv बाई dx चाहिए, तो सिंपल तो बात है dv बाई dx, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। 9 पाई बाई 16 डिफरेंशिएशन किसकी होगी, साहब की, इसकी लीजिए ना। अच्छा इसका अभी पावर का डिफरेंशिएशन होगा, ये नीचे आएगा। भूल गए क्या आप डिफरेंशिएशन के रूल, नहीं ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो 9 पाई बाई 16। अच्छा भाई इसमें x के पावर n पर होगी, तो x के पावर n के लिए तो आप सूत्र लगा दीजिए n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। और इसमें देखिए ये तो बटा में dx नहीं होगा, इसमें आप जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे होगा 2x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करने चले तो ऐसे लिखना चाहिए, 2 बाहर निकाल के dx का होगा d1 बाई d1, तो आपको यहाँ से इसका एक आ जाएगा। अब डायरेक्टली समझिए ना, x का डिफरेंशिएशन एक और इसका तो 0 हो जाए। जैसे यहाँ से देखिए ना 2 गुना 1 आ जाता और इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0। थोड़ा ये वाला छोड़कर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया, आप उतना समझ रहे हैं करने के लिए। तो इस तरह से ये गुना होगा तो 27 पाई बाई 16, ठीक। और ये मिल जाएगा आपको 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर, और गुना में तो 2 आ जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 8। तो इस प्रकार आपको मिल गया dv बाई dx का मान कितना, 27 बटा 8 पाई 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर। इसका मात्रक दीजिए, आयतन की मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। इसमें x की वैल्यू अब नहीं दिया है कि हम x की वैल्यू रखें, नहीं आंसर हो जाएगी। और x क्या है, x तो भाई त्रिज्या और व्यास में आ रहा है ना, तो त्रिज्या और व्यास की मात्रक सेंटीमीटर। तो फाइनली यही आपका आंसर हुआ, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 14 में एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। एक जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का एक पाइप है, ठीक, इस पाइप से बालू आ रहा है, बालू, और यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। गिरने पर आपको तो पता है कि शंकु की तरह बन जाएगा, ऐसा ऐसा शंक्वाकार चित्र बन रहा है जमीन पर, ठीक, इस तरह से इस पे बालू आकर ऐसे ऐसे गिर रहा है। तो फिर कह रहा है कि रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग होता है। अगर इस शंकु की ये ऊंचाई h रहा और इसकी ये जो आधार की त्रिज्या r रही, तो कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो इस आधार का छठा भाग, मतलब का r/6 इतना रह रहा है। तो फिर आप यहाँ से r 6h बराबर r कर सकते हैं, 6 को इधर ले जाइए। फिर आगे दिया है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो इसमें आपको शंकु की ऊंचाई की दर निकालना है, dh बाटा, अब किसके रेस्पेक्ट में है, तो भाई यहाँ से तय होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड है ना, इसका अर्थ है कि dh बाटा dt बराबर वाट। और यह क्या दिया है, यह सेंटीमीटर क्यूब आयतन का है। इसका अर्थ है कि आपको दे दिया है dv बाटा dt का मान 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो dh बटा dt कहाँ से मिलेगी, तो आपको dv बाई dt ही हमें निकाल कर देगा, आयतन के डिफरेंशिएशन करेंगे वहां से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लिखिए शंकु का आयतन, चूंकि आयतन दिया है ना, आयतन का डिफरेंशिएशन, तो फिर वहीं से आपको मिलेगी। तो शंकु का आयतन तो हम लोग जानते हैं कि 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर समझिए, ये v का मान है, हमें v dv बाई dt दिया है, अच्छी बात है, हमें dh बाई dt निकालना है, ये भी अच्छी बात है। तो r क्या कर रहा है, आप अगर t के सापेक्ष यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dr बाई dt एक अलग से मिलेगा,
और डी एच बाई डी टी अलग से मिलेगा और डी वी बाई डी टी मिलेगा। तो डी वी बाई डी टी का मान मालूम है, डी एच बाई डी टी का मान निकालना है। तो डी आर बाई डी टी को क्या करेंगे, इसमें फंस जाएंगे आकर। इसलिए आप यहाँ से क्या कीजिए ना कि आर के जगह 6h रख दीजिए, सब एच के पदों में चला है। तो भी बराबर आपको हो जाएंगे 3 पाई, आर के जगह 6h, आर स्क्वायर है तो 2 बार 6h गुना 6h इंटू ये वाला एच यहाँ पर, ये फर्स्ट से चेंज कर दिया हमने, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो भी का मान आपको हो जाएंगे 6 दूनी 12 और पाई एच 3 गो है एच क्यूब। अब आप डी वी बाई डी टी निकालिए। तो अगर आपको डी वी बाई डी टी चाहिए तो 12 पाई का तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, डी एच क्यू बाई डी टी। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा डी वी बाई डी टी का मान 12 पाई, इसका तो क्या होगा एच क्यूब एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, ठीक है। और ये चोटी अलग अलग है, तो एक बार आप डी एच बाई डी टी दे दीजिए तो मिलेगा 36h स्क्वायर। और डी वी बाई डी टी का मान जानते हैं कितना, 12 तो लिख दीजिए 12 बराबर डी एच बाई डी टी। हमें डी एच बाई डी टी चाहिए तो इसको बटा में लेकर आइए, तो 12 36h स्क्वायर डी एच बाई डी टी, तो 12 3 36। तो इस प्रकार आपको डी एच बाई डी टी का मान मिल गया 1/3h स्क्वायर। एच की वैल्यू दी है जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो डी एच बाई डी टी एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 3 गुना, ये देखिए एच के जगह 4 लिखिए, 4 गुना 4, तो 1/4 चौका 48। तो इस प्रकार आपको मिल गया डी एच बाई डी टी बराबर 1/48। एच का तो मात्रक सेंटीमीटर और ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो आप लोग इसको देखेंगे कि यही आपका आंसर है। इजी है क्वेश्चन, कुछ है नहीं, क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए, आराम से बनेगा। अच्छा यहाँ पर हम पाई हम लोग छोड़ते आ रहे हैं, 36 पाई यहाँ पर होगा ना, पाई एच स्क्वायर, रुक जाइए, तो पाई एच स्क्वायर पाई छोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी आप पाई दे दीजिए और इस तरह से आपको 1/48। अब आप नोट कीजिए पाई छूट रही थी, यहाँ भी एक पाई छूट गया है, क्या यहाँ भी पाई छूट रहा है। चलिए ठीक है, अब आंसर आपका आ गया, अब इसे नोट कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस लेसन में जितने सारे प्रश्न पढ़े हैं वह केवल आपके क्षेत्रमिति और डिफरेंशिएशन को एक में रिलेट करके, एक में जोड़ कर पढ़े हैं। अगली बार थोड़ा सा कुछ अलग से क्वेश्चन मिल गया, इसमें मिला है कि किसी वस्तु के x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में दिए गए हैं, ठीक है। cx बराबर इतना इक्वेशन दिया गया है, से प्रकट किया जाता है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, और भाई सीमांत लागत तो हमें मालूम नहीं है, ये बिल्कुल कॉमर्स वाले जो ये हैं, कॉमर्स वाले जो होंगे वो इसके बारे में बेहतर जानते हैं। हम लोग तो मतलब क्या, कॉमर्स के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो सीमांत लागत है, कुछ भी हो, ये cx दी गई है, सीमांत लागत जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ से हम तो मैथ में तो स्पष्ट कर लेंगे ना कि ज़्यादा नॉलेज ना है पर मैथ तो बन जाएगी। देखिए कैसे, अब सीमांत लागत क्या है, ये सब कैसे कैसे मूल्य परिवर्तन होते हैं, बदलते रहते हैं, ये सब कॉमर्स वाले आपको बताएंगे। यहाँ पर दिया है कि x इकाइयों के उत्पादन से संबंध, यहाँ पर दिया गया है x इकाई और यहाँ पर दी गई है 17 इकाई। इसका अर्थ है कि x की वैल्यू 17 हो, पर आपको जांच करनी है, ये तो पता चल गई है ना। हमें यहाँ से हम जाकर देख लिए, तो आप मूल्य परिवर्तन cx का मान पहले लिख दीजिए 0.007। कुछ नहीं करनी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सीमांत लागत क्या है, फलना क्या है, चिलना क्या है, देखना क्या है, उससे हमें कोई काम नहीं है। बस आप मैथमेटिक्स जैसे बनाते हैं वैसे बनाते जाइए। c-x निकाल दीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 0.007 इसका डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये 15x के 15, x का 1, इसका तो 0 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करके x की वैल्यू 17 रख देंगे। सीमांत लागत क्या है क्या नहीं है उससे हमें को क्या लेना देना है, मैथ बन गई काफ़ी है। चलिए देखिए 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 70 का 21 एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें गुना करेंगे तो 006 आ जाएगा ना, 2 3 6 x से, ये तो 15 हो जाएंगे।
तो ये सी डैश एक्स का मान आया। सी डैश एक्स का मान कब, जब एक्स की वैल्यू 17 हो, तो 17 रख दीजिए एक्स के जगह, 0.021 गुना 17 गुना 17 है ना, एक्स के जगह देखिए ना, ये लिख दिए एक्स के जगह इतना, माइनस 0.006, एक्स के जगह 17 प्लस 15। तो यहाँ से आपको गुना करेंगे 17 17 289, और 289 में आप गुना कीजिए 21 से, तो 289 में 21 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 8 दूनी 17 और ये 2 दूनी 5, तो 9 8 दूनी 16, 7 दूनो 1 10 और 5 1 6, आपको कितने 3 अंक के बाद पॉइंट, तो आपको मिल गया है 6.069 माइनस, इधर से गुना करेंगे आपको तो हो जाएंगे 17 6 102, ठीक है, प्लस 15, तो आप ये तो जुड़ जाएगा एक साथ, 15 6 21.069 माइनस 102, घटेगा तो आपको 7 हो जाएगा, ये तो 6, ये 9 और ये आपका 20। तो शायद आप आंसर मिलाइए तो शायद इतना रुपया आपको दे रहा होगा, आंसर नोट कीजिए मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 16 है, आप दोनों बना लेंगे उससे रिलेट करके, उसको देखकर, हालांकि 18 भी तो उसी तरह से है, पर हम ऑप्शन वाले में बना देते हैं। देखिए तो इसमें आपको कह रहा है कि r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो भाई वृत्त के क्षेत्रफल तो आप तो जानते हैं, a बराबर पाई r स्क्वायर होता है, तो फिर dA बाई डी आर, आर के सापेक्ष कह रहा है तो डी आर चाहिए, पाई निकाल दीजिए, डी आर स्क्वायर बाई डी आर, तो पाई और इसका तो हो जाएगा 2 आर के पावर 2, मैंने आपको dA बाई डी आर का जो मान आया वो 2 पाई आर आया, आर का मान दिया है, रख दीजिए, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो 2 पाई और आर के जगह 6 12 पाई, आपका ऑप्शन दे रहा होगा बी, यही आपका आंसर रहा। इसे तो बहुत से बना कर आए हैं, उदाहरण से तो ये सब बनाते आ रहे हैं। इसमें देखिए ना आर डैश एक्स निकाल दीजिए, तो 3 ये क्या होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये 36 एक्स है ना, तो फिर 36 गुना एक्स का 1 और इसका तो 0, तो आर डैश एक्स की वैल्यू मिल गई 3 दूनी 6 एक्स प्लस 36, और आर डैश एक्स ऐसे नहीं, कब चाहिए, तो भाई जब x इक्वल टू 15 होगी, तो 6 गुना 15 प्लस 36, आपको 90 प्लस 36 126 आ गई आर डैश एक्स का मान। देखिए तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिए हैं, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ठीक है आपका ऑप्शन डी हो गया। इस तरह से आपका जो लेसन है 6.1 वो समाप्त होता है। आप लोग इसे नोट करेंगे और अभ्यास करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन अगले क्लास में लेकर आते हैं।